रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नकूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नकूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नकूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 43। उदास उदास परेशान खोए हुए ये सब क्या है? क्या इन जंगलों में तबीयत नहीं उकताती टोबो? मिशन सामने हो तो उकताहट का क्या सवाल है। हम यहाँ ज़िंदगी गुजारने तो नहीं आए। इस लिहाज से तुम्हारी पोजीशन तो और मजबूत है बास। तुम्हारे सामने तुम्हारा मिशन है जिसकी तकमील ने तुम्हारे दिल में सैकड़ों चिराग जला रखे होंगे। लेकिन टोबो की दिलचस्पियां तो सिर्फ तुम तक महदूद हैं। टोबो की खुशियां तो सिर्फ तुम्हारी खुशियों से कायम हैं। तुम गौर करो टोबो, अगर तुम्हें उदास देखेगा तो उसके पास क्या रह जाएगा? उदास मेरे दोस्त, मेरे भाई, तेरा शिकवा दुरुस्त है। मैंने फरते मसरत से टोबो को खींच कर सीने से लगा लिया। देवताओं की कसम बास, टोबो की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी इन जंगलों में कैसे भटकते रहे। टोबो की परेशानी पर एक भी शिकन नहीं आएगी। तुम इसे कभी तूल और अफसुर्दा नहीं देखोगे, लेकिन उसी शक्ल में बास जबकि तुम ज़िंदगी से भरपूर रहो, वरना टोबो भी उदास हो जाएगा। मैं उदास नहीं हूँ मेरी जान, ये सिर्फ तेरा एहसास है। हाँ, इस तवील सफ़र से किसी हद तक उकताया हुआ ज़रूर हूँ। मैंने कहा, उकताहट दूर। टोबो की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक जंगली फायरों की आवाज़ से गूंज उठा। हम दोनों चौंक कर खड़े हुए थे। आह बास, ज़िंदगी जाग उठी, टोबो ने आवाज़ लगाई। लेकिन कौन हो सकता है? कोई पार्टी, टोबो ने कहा। हीरों की मतलाशी। ज़ाहिर है, टोबो ने लापरवाही से कहा। मगर ये आपस में, मैंने कहा ना, फायरों की आवाज़ से कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि दो पार्टियों में आपस में जंग हो रही है या। लेकिन इसका मकसद भी हो गया। अचानक गीडरों की आवाज़ें उभरी और फिर ये आवाज़ में इतनी तेज़ हुई कि फायरिंग के शोर पर भारी हो गई। आहबास, इस इलाके वाले जो कोई भी हैं बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं, टोबो ने कहा। क्या मतलब? और इन आवाज़ों से पता चलता है कि हम इस वक्त अफ्रीका के सबसे ख़तरनाक हिस्से रिकालोस्ता में हैं। क्या तुमने इन इलाकों के बारे में पढ़ा है बास? नहीं टोबो। आदमखोरों की ज़मीन, बेचारे बदनसीब। मैंने इन लोगों के बारे में सोचा जो फायरिंग कर रहे थे। हम भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? बहुत बड़ा कबीला है और उसका तर्ज रिहाइश बड़ा अजीब है। वो कैसे? ये लोग झोंपड़ियाँ बनाकर नहीं रहते। आगे अजीबोगरीब चट्टानी इलाका मिलेगा, वीरान और सुनसान इलाका। अब किसी को क्या मालूम कि इन चट्टानों के नीचे कौन सी आफत पोशीदा है। चट्टानों के नीचे? हाँ बास, और बेहद गहराइयों में ये लोग ज़मीन में सुराख करके रहते हैं और ये सुराख इतने गहरे होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। सारे सुराख ज़मीन के नीचे ही नीचे एक दूसरे से मिल जाते हैं और इन्होंने ज़ैर ज़मीन एक दुनिया आबाद कर रखी है। बेखबर इंसान इन चट्टानों में दामनगीर होते हैं, मुतमिनो पुरसकून। वो सोचते हैं कि वहाँ जंगल यहाँ है और इलाका ऐसा करुदा है कि सांप और दूसरे मलाई जिस्म वाले हशरातुल अर्ज़ भी नहीं होते। लेकिन जब वो मकानी सुराखों से चींटियों की तरह निकलने वाले इन भयानक शक्लों को देखते हैं तो उनके हवास गुम हो जाते हैं। बड़ी ही खौफनाक है ये लोग। वाकई, मैंने मुतासर हुए कहा। फायरिंग बदस्तूर जारी थी। फायर करने वालों की तादाद भी काफ़ी मालूम होती थी और उनके पास एमुनेशन भी काफ़ी मालूम होता था। वो बड़ी बेजिगरी से जंग कर रहे थे। टोबो, मैंने टोबो को आवाज़ दी। बस
کیا ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ کوئی ترکیب تو نہیں ہے باس؟ اور تم ان پر فائر کرو گے تو کتنے مار لو گے؟ ان کے ہاں زندگی موت کی کوئی حیثیت نہیں، مگر وہ بے بس لوگ، تم ان سے صرف ہمدردی کر سکتے ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر ہم خاموشی سے فائرنگ کی آواز سنتے رہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ تیزی سے ان لوگوں میں پہنچ جاؤں اور ان کی مدد کروں، لیکن عقل مانے تھی۔ رات کا وقت تھا اور نامعلوم علاقہ۔ زندگی بہرحال ابھی اتنی بے حقیقت نہیں تھی کہ یوں ضائع کر دی جاتی۔ پھر فائرنگ سست ہونے لگی، مداخلت کرنے والے سست پڑ رہے تھے، آدم خوروں کا شور اب بالکل مدھم ہو گیا تھا۔ ممکن ہے وہ چٹانوں میں چلے گئے ہوں، کیا خیال ہے ٹوبو؟ مداخلت سست پڑ رہی ہے، ٹوبو باز سے بولا، لیکن ان کا شور بھی تو نہیں ہے۔ انسان کے خون کے شوقین بے حد چلاک ہوتے ہیں باز۔ اوہو، کیا مطلب؟ انہوں نے ان کا پلہ بھاری دیکھا ہوگا تو نیچے چلے گئے ہوں گے، اور رات کا وقت ہے، ہر چٹان انسان معلوم ہوتی ہوئی، چنانچہ بے چارے پیروں کے پجاری پتھروں پر فائرنگ کرتے رہے ہوں گے، ٹوبو نے کہا۔ خدا کی پناہ، میں نے ٹھنڈی سانس لی، اور وہ اپنا ایمونیشن ضائع کرتے رہیں گے اور اس کے بعد اطمینان سے ان کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ تمہیں دکھ ہو رہا ہے باز؟ نہیں ہونا چاہیے ٹوبو۔ ہاں باز، اس سے قبل میں ان ساری باتوں سے آگاہ نہیں تھا، اب ہو گیا ہوں، ٹوبو نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آخر کیوں؟ ہاں ٹوبو، جس طرح ہل لین جیتی جاگتی زندگی چھوڑ کر ان پہاڑوں میں آ بسا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو باز۔ فائرنگ بند ہو چکی ہے ٹوبو، لیکن ابھی وہ گرفتار نہیں ہوئے، ٹوبو نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ حملہ کرتے وقت چیخیں گے ضرور۔ اوہ ٹوبو، تب چلو ہم ان کی مدد کریں، انہیں پیچھے ہٹائیں۔ میں تمہارے حکم کو ٹالنے کی جسارت نہیں کر سکتا باز، مشورہ دیتا ہوں، ابھی رک جاؤ۔ رات کا وقت ہے، ہم ان پر حملہ بھی کریں گے تو ان لوگوں کی لپیٹ میں آ جانے کا خطرہ ہے۔ دن کی روشنی میں ہم انہیں تلاش کریں گے۔ میں گردن جھکا کر ٹوبو کی بات پر غور کرنے لگا۔ بات تو ٹوبو تقریباً ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر گردن ہلائی اور پھر میں خاموش ہو گیا۔ ٹوبو کافی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ اچانک آہستہ سے بولا، ریکا بوستا، ریکا بوستا۔ اس لفظ کے معنی جانتے ہو باز؟ نہیں، اجنبی ہیں، میں نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں اس قبیلے کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں اتنی تفصیل بتائی ہے، تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں۔ کیوں باز؟ افریقہ تمہارا وطن۔ میرے خیال میں افریقہ کے سب سے قدیم بوڑھے بھی تمہیں پورے افریقہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے باز۔ افریقہ تو بہت سے رازوں کا ملک ہے، پھر تم ہی بتا دو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ یہ کہ سرداری کا پہلا اصول ہے، لوگوں سے زیادہ جانکار ہونا ہوتا ہے، اور اسے ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو اسے زندگی بھر یاد رہتی ہیں، اور اس طرح وہ دوسروں سے ممتاز رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات تم بتا چکے ہو۔ اسی ضمن میں مجھے اس علاقے کی پوری تفصیلات بتائی گئی تھیں، مجھے ان کی آوازیں بھی سنا دی گئی تھی، اور باس بوسیتا ہی کا نام ہے، اور ان سے منسوب ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ریکا بوستا ہی کی بات تھی، مگر بات کیا تھی؟ ایک رات ایک دن۔ ہاں یقیناً، ایک رات اور ایک دن، نہ جانے کون سی رات اور کون سا دن، جب یہاں دن میں سورج اتر آتا ہے اور رات کو چاند۔ کیا مطلب؟ بڑی بھیانک کہانی ہے باز۔ سورج دن کی روشنی میں ان پہاڑوں میں اتر آتا ہے، اور جب سورج نیچے اتر آئے تو کیا ہو سکتا ہے، تم خود سوچ سکتے ہو۔ اور اسی طور چاند، تب یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہیروں کی طرح چمکتے ہیں، اور انسانی آنکھوں کی بینائی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ واقعی عجیب کہانی ہے۔ تو کیا یہ وہی پہاڑ ہیں؟ جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے باز، ٹوبو نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں۔ یقیناً، ورنہ یہاں ایک بھی زیرو باقی نہ رہے، اور بعض ان لوگوں کے زمین میں سوراخ بنا کر رہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ نیند کا مارا ٹوبو تھوڑی دیر کے بعد وہ حسب معمول خراٹے لینے لگا، مگر میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ بھی نہ تھا۔ ان دنوں عجیب زندگی گزر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، چاروں طرف سناٹے کا راج تھا۔
बिल्कुल यूं लगता था जैसे कोई खौफनाक तूफान आने वाला हो। और इन दिनों मेरी छठी हिस्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, क्योंकि तूफान आया और अचानक ही आया। गीदड़ों जैसी आवाज़ों का शोर अचानक ही उठा और जंगल का सकूत मजरूह हो गया। ऐसा भयानक शोर था कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। मैं उछल कर खड़ा हो गया। टोबो ने भी करवट बदली थी और फिर वो आंखें मलता हुआ जमाही लेकर उठ बैठा। आ गया बास, उसने लापरवाही से कहा। क्या? मैंने सरसराती आवाज़ में पूछा। इन पुजारियों की शामत, फायरिंग करने वालों की ना। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि वो अचानक हमला आवर होंगे। कम वक्त उनके सोने का इंतज़ार करते होंगे, मगर उन अहमकों को चाहिए था कि रात को यहाँ ना आते, बल्कि जितनी दूर निकल सकते थे निकल जाते। सो जाओ बास, तुम क्यों उठ बैठे? टोबो फिर अपनी जगह लेट गया। मैंने हैरत से उस जंगली अहमक को देखा। मैं उसकी तरह वैशी नहीं हो सकता था, चुनाचा मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया। इस शोर में नींद आएगी बेवकूफ़, उठकर बैठो। जिन्हें पकड़ा जाना था वो तो पकड़े गए बास, देवताओं की वर्दी, हम तुम क्या कर सकते हैं? टोबो बैठ गया। वैश्यों की चीखें बदस्तूर सुनाई दे रही थी और उनमें इन गिरफ्तार होने वाले कैदियों की आवाज़ें भी शामिल थी। वो दर्दनाक आवाज़ों में चीख रहे थे। मैं खामोशी से उन आवाज़ों को सुनता रहा। खौफ या दहशत नाम की कोई चीज़ तो अब तकरीब से नहीं गुजरी थी। हाँ, अफसोस ज़रूर था कि काश उनकी मदद की जा सकती, लेकिन अब अफसोस बेकार था। हम उनकी मदद के बारे में सोचते भी तो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर आवाज़ें मादूम हो गईं और मैं खामोशी से ज़मीन पर बैठ गया। टोबो अब मेरी शक्ल देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने निगाहें दूसरी तरफ फेर लीं। नींद आ रही है टोबो? मैंने चुप फीके लहजे में पूछा। नहीं बास। क्यों? बात टालने की कोशिश मत करो बास, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ लिया है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इस वक्त हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? दिन में भी क्या मदद कर सकेंगे टोबो? कोशिश करेंगे बास, एक कोशिश करेंगे। हम ज़ैर ज़मीन उनके बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकेंगे, ये दिन में सोचेंगे। बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे, टोबो ने कहा और मैं खामोश हो गया। फिर बकिया रात यूं ही गुजरी। दूसरी सुबह बड़ी बोझल थी। उल्टा सीधा नाश्ता किया, फिर टोबो तैयार हो गया। चलो बास, उसने कहा। क्या करोगे 30 मार खान? इन्हें तलाश करेंगे, टोबो ने अज़म से कहा और मैंने ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाई। फिर हम दोनों आगे बढ़ गए। रात होने की वजह से आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी, वरना जिस इलाके में वारदात हुई थी वो काफ़ी दूर था। इतना दूर के चट्टानों में पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई और मैं बहरहाल टोबो की बात का कायल हो गया। रात को हम कोशिश भी करते तो हमाकत होती, और इस ख्याल से मेरा ज़मीर किसी हद तक मुतमिन हो गया था। अजीबोगरीब इलाका था। चट्टानें पतली पतली सीधी खड़ी थी। बस यूँ लगता था जैसे कोई अजीमो शान कब्रिस्तान हो, जहाँ सैकड़ों कुतबे नस्ब हों और उनके दरमियान खुश्क भूरी ज़मीन थी और दूर, काफ़ी दूर एक पतली सी नदी नज़र आ रही थी। ज़ाहिर है कि पानी के बगैर किसी आबादी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। चट्टानों पर गोलियों के निशानात साफ नज़र आ रहे थे। उसके अलावा खाली बुल्ट भी जा बजा पड़े हुए थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि रात को मार्के की जगह थी। इन चट्टानों में पानी की मौजूदगी हैरत अंगेज़ है, मैंने तबसरा किया। हाँ बास, यहाँ बेशुमार बातें हैरत अंगेज़ होती हैं, लेकिन इन वैश्यों के लिए ये ज़रूरी भी था। नहीं बास, इन्हें इस नदी से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। क्यों? वो जितनी गहराइयों में चले जाते हैं वहाँ उन्हें पानी की कोई दिक्कत नहीं होती होगी। पानी उनके करीब होता है। ओहो, बात भी तुमने सुनी है? हाँ बास। कमाल है, मगर चट्टानों में सुराख तो नज़र नहीं आ रहे। तुमने गौर नहीं किया बास? क्या मतलब? मैं कई रोज़ से देख चुका हूँ। ओहो, मुझे भी बताओ, मैंने कहा और फिर मैं खुद ही चौंक पड़ा। मैंने कसाई को एक चट्टान से दूसरी चट्टान की तरफ लपकते देखा था। देखा बास? हाँ, हमें देख लिया गया है। ओह बास, नदी की तरफ चलो, दौड़ो, वरना चट्टानों में हम उनके घेरे में आ जाएंगे, टोबो ने कहा और बात मेरी समझ में भी आ गई। नज़दीक के नज़दीक खुली जगह थी और खुली जगह में हम उनसे मुकाबला कर सकते थे। बहरहाल चट्टानों में नकलो हरकत शुरू हो चुकी थी।
लेकिन हम बरक रफ्तारी से दौड़ते हुए उनके दरमियान से निकल आए और फिर हम नदी के करीब पहुंच गए। हम रुके ही थे कि हमसे थोड़े ही फासले पर एक अजीब शख्स दौड़ता हुआ नजर आया। वो मादरजात बरहना था और उसकी बदन से पानी टपक रहा था। गालबन वो नदी से निकल कर भागा था। उसका कद 3 फुट से ज़्यादा ना होगा। रंग मट्टी के रंग जैसा भूरा, जिस्म फरबा और छोटा, और अपनी अपनी छोटी छोटी टांगों से बहुत तेज़ भाग रहा था। मेरे जहन में एक ख्याल आया और दूसरे लम्हे मैंने अपना हाथ बुलंद किया। मैंने उसका रुख भागते हुए जरी की तरफ किया और उसे गिरफ्त में दबोच लिया। भागने वाला अब मेरी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए कुव्वत सिर्फ कर रहा था और उसकी हलक से दहशत ज़दा आवाज़ें निकल रही थी, क्योंकि उसे वो गिरफ्त नज़र नहीं आ रही थी जिसने उसे जकड़ रखा था। तब मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। टोबो हैरत से ये कार्रवाई देख रहा था, यहाँ तक कि बोना हमारे करीब आ गया। मैंने अब भी उसे गिरफ्त में रखा और उसके चेहरे पर दहशत मंजमद थी। तुम उसकी ज़ुबान बोल सकते हो टोबो? कह नहीं सकता बास। इससे गुफ्तगू करके इसके बारे में मालूम करने की कोशिश करो, मैंने कहा, और टोबो तैयार हो गया। फिर उसने अफ्रीकी ज़ुबान में उससे उसके बारे में पूछा, लेकिन बोना खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा और उसकी आंखों में अब नफ़रत और हकारत के आसार थे। टोबो ने कई बार मुख्तलिफ लहजे और मुख्तलिफ अंदाज में उसकी बात की। इस दौरान मैं बोनो के चेहरे की तासरात देखता रहा था। मैं नोट कर रहा था कि टोबो के अल्फाज उसके चेहरे पर फ़ख्र पैदा होता है या नहीं। मुमकिन है कि बोना उसकी बात समझने के बावजूद अनजान बनने की कोशिश करे, लेकिन बोना खौफ व दहशत और नफ़रत से हम दोनों को देखता रहा। तब टोबो ने मायूसी से शाने हिलाए और बोला, अब कोई ऐसी ज़ुबान मुझे याद नहीं बात जिससे मैं इसके बारे में मालूम करूं। मैंने गर्दन हिलाई। फिर क्या करना चाहिए टोबो? अशारों की ज़ुबान बास। टोबो अचानक उछल पड़ा। ओ हाँ, मैंने कहा, और फिर मैं बोने की तरफ मतवज्जा हो गया। लेकिन अचानक मैंने फ़िज़ा में एक अजीब किस्म की गर्मी महसूस की। हवा के झोंके आ गए थे, लेकिन ऐसा ही लगा था जैसे वो जहन्नम से गुजर कर आ गए हों या करीब ही कहीं ज़बरदस्त आग लग गई हो। मैंने हैरत से चारों तरफ देखा और अचानक ही बोना इस तरह चीखा जैसे उसे ज़िबा कर दिया गया हो। उसकी तरफ मतवज्जा मैं नहीं था, इसलिए वो मेरी गिरफ्त से निकल गया और वो इतनी तेज़ी से दौड़कर चट्टानों में गायब हो गया कि मैं हैरान रह गया। टोबो भी होंकों की तरह चारों तरफ देख रहा था। गर्म और झुलसा देने वाली हवाओं के झक्कड़ तेज होते जा रहे थे। नहीं, अचानक टोबो कपकपाती आवाज़ में बोला कि क्या हुआ टोबो? रीका, बूस्ता, टोबो की दहशतनाक आवाज़ अबरी। क्या? बास। टोबो के मुंह से इतना ही निकल सका और अचानक पूरा माहौल एक दहकती भट्टी में तब्दील होने लगा। मैंने मुतहिराना अंदाज में चारों तरफ देखा। पहाड़ अजीब से अंदाज में चमकने लगे थे और उनसे आग ही निकलने लगी थी। जो होगा देखा जाएगा टोबो, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैंने बमुश्किल आवाज़ निकाली और डूबते जहन में एक और ख्याल आया। तब मैंने टोबो का हाथ पकड़ा। आओ टोबो, कोशिश करो, भागने की कोशिश करो। कहाँ? बास, टोबो ने पूछा। नदी पर। मुमकिन है पानी में कूद कर हम। मैंने मुंह बंद कर लिया। टोबो हत्तल मकाम मेरे साथ भागने की कोशिश कर रहा था। हकीकत ये दुनिया की सबसे भयानक सिचुएशन थी। सोचने समझने की सारी सलाहियतें अब ख़त्म हो गई थी। हाथ में पकड़ी हुई बंदूकें संभालने का ख्याल कैसे आता? हमने इत्मीनान से उन्हें फेंक दिया और ना जाने किस तरह नदी के करीब पहुंच गए। लेकिन नदी के किनारे पहुंचकर हवास जवाब दे गए। बहता पानी भी खोलता हुआ समंदर बना हुआ था। उसमें से तेज़ भाप बुलंद हो रही थी और बुलबुले उठ रहे थे। एक तेज़ सनसनाहट फिजा में फैली हुई थी और ये हमारा आखिरी एहसास था। उसके बाद एहसासात जवाब दे गए और हम नदी के किनारे ही ज़मीन पर गिर पड़े, मौत के इंतज़ार में, जो अब सिर्फ चंद सायत दूर थी। लेकिन इंसान तो अपनी मौत पर भी कादर नहीं। जब दिल चाहता है आती है, नहीं चाहता तो नहीं आती। ठोकर लग जाती है, मर जाता है। राह चलते मर जाता है। कुर्सी पर बैठा मर जाता है। बिस्तर पर बैठा मर जाता है। कुएं में गिरता है, नहीं मरता। आग में गिर जाता है, नहीं मरता। पानी में डूबता है, नहीं मरता।
चुनाचा ये सब इंसान के बस में ही नहीं है, हमारे बस में भी नहीं था, चुनाचा हम भी नहीं मर सके। टोबो को और मुझे एक साथ ही होश आया था। बदन के नीचे करदारी ज़मीन थी, चारों तरफ तारीकी, मुकम्मल तारीकी और खामोशी। काफ़ी देर के बाद मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ और फिर मैंने अपने बारे में सोचा और अपनी हैसियत और गुजरे हुए वाक़यात को याद करने में भी काफ़ी दिक्कत पेश आई। फिर चौंक पड़ना कुदरती बात थी। मैंने मुतहिराना अंदाज में हाथ पांव मारे और हाथ टोबो के बदन से लगा। कौन? मैं बोल पड़ा। ओह मेरे खुदा, आवाज़ तो बास की है। टोबो की भराई हुई आवाज़ सुनाई दी। ये तुम हो टोबो? मैंने तारीकी में टोबो का हाथ पकड़ लिया। हाँ बास, क्या तुम भी जिंदा हो? शायद। और मेरी तरह अंधे हो चुके हो? टोबो ने फिर पूछा। अंधे? तो क्या तुम्हें नज़र आ रहा है बास? टोबो ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। क्यों, क्या बात है टोबो? मैं तो अंधा हो चुका हूँ बास, टोबो भराई हुई आवाज़ में बोला। नज़र तो मुझे भी नहीं आ रहा टोबो, मगर ये तारीकी भी हो सकती है। तारीकी? टोबो उछल पड़ा। अरे हाँ, ये तारीकी भी तो हो सकती है, मगर दरिया के किनारे इतनी गहरी रात समझ में नहीं आती। टोबो, मैंने सरसराती आवाज़ में कहा। बस बास, क्या तुझे सब कुछ याद आ गया अच्छी तरह? तब दरिया कहाँ है टोबो? क्या हम अंधा होने के साथ साथ बहरे भी हो गए हैं? पानी बहने की आवाज़ नहीं सुन सकते? मैंने कहा और टोबो खामोश हो गया। वो अपने आवाज़ बहाल करने में कोशिश था और कई मिनट तक उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। टोबो, मैंने फिर उसे मुखातब किया। हाँ हाँ बात, सॉरी, मैं कुछ सोचने लगा था। क्या सोच रहे थे टोबो? तुम ठीक कह रहे हो बास, हम दरिया के किनारे नहीं हैं और गोया उस जगह नहीं हैं जहाँ हमारे हवास जवाब दे गए थे, और यहाँ तारीकी भी है। बिल्कुल ठीक। फिर ये कौन सी जगह हो सकती है? कोई ज़ैर ज़मीन सुराख, टोबो ने पूरे सुकून से कहा और मेरे बदन में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। सच्ची बात है, ये मुमकिन था, लेकिन मैं कई मिनट तक कुछ न बोल सका। अपनी कैफियत का जायज़ा ले रहा था। जिस्म में कोई ख़ास नकाहत नहीं महसूस हो रही थी, कोई तकलीफ़ भी नहीं थी। तुम्हें यकीन है टोबो? मैंने कहा। यकीन कर ले बास। ओहो, तब उठो। मैंने उसका हाथ दबाया और टोबो भी खड़ा हो गया। जिस जगह हम थे वो बहरहाल इतनी कुशादा ज़रूर थी कि हम खड़े हो सकते थे। और उसके बाद टोबो ने कुर्बो जवार का जायज़ा लिया, लेकिन हमारे हाथ खला में झूल कर रह गए। इसका मतलब था कि जगह काफ़ी कुशादा है। फिर मैं और टोबो हाथ पकड़कर एक तरफ चलने लगे। हमें नहीं मालूम था कि दूसरा कदम कहाँ ले जाएगा, लेकिन बहरहाल हम चल रहे थे। पैरों के नीचे खुरदरी ज़मीन थी और आंखों के सामने झाइयाँ रक्स कर रही थी। तुमने एक बात महसूस की बास? क्या? अब मैं तुम्हारा ह्योला सा देख रहा हूँ। इसका मतलब है हमारी बेनाई बरकरार है और तारीकी की ही वजह से हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। हाँ, हम अंधे नहीं हुए हैं, मैंने जवाब दिया, मगर बात ये जगह तो काफ़ी कुशादा मालूम होती है, दीवार ही नहीं है। चलते रहो, देखें कहाँ पहुँचते हैं, मैंने कहा और हम दोनों आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि जगह तंग हो रही है। कई बार हाथ दीवारों से टकराए थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि अब हम किसी सुरंग में चल रहे हैं। और फिर थोड़ी दूर पर रोशनी का एक धब्बा नज़र आया और टोबो चीख पड़ा। रोशनी? ओहो, खामोश रहो टोबो, खामोशी से हालात का जायज़ा लो। सॉरी बात, ना जाने कैसी कैफियत हो रही थी। वेरी सॉरी, टोबो ने कहा और फिर हम दबे कदमों रोशनी की तरफ चल पड़े। ये शायद सुरंग का अख्ताम था, लेकिन यहाँ लकड़ी का एक फ्रेम लगा हुआ था जो बाहर से बंद था। गोया ये कैद खाने का दरवाज़ा था। दरवाजे की दूसरी तरफ दीवार में एक मशल रोशन थी और मशल के नीचे थोड़े फासले पर चार वैसे ही बोने आदमी ऊँग रहे थे जैसा एक आदमी मैं देख चुका था। अब इस बात में शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि हम आदमखोर बोनों के हाथों गिरफ्तार हो गए थे और उनकी कैद में थे। टोबो ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या ख्याल है बात? हम ज़ैर ज़मीन है टोबो। यकीनन, टोबो ने तशवीश से कहा। आओ वापस चले। हैं? टोबो चौंक पड़ा। मगर बात, ये मेरा मतलब है कि इनकी कैद मुनासिब नहीं। आओ तो सही यार, तुम्हारे असाब अभी तक कशीदा हैं और ये दर हकीकत है बात, टोबो ने शर्मिंदगी से कहा। बहरहाल उसके बाद वापसी के रास्ते में उसने कोई गुफ्तगू नहीं की और फिर हम उस जगह वापस आ गए जहाँ से चले थे।
اب آنکھیں تاریکی سے کسی حد تک مانوس ہو گئی تھی، اس لیے وہ کیفیت نہیں تھی۔ ہم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ہاں مسٹر ٹوبو، آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ فرما رہا تھا اس پر خود شرمندہ ہوں باز مت کرو۔ ظاہر ہے کہ ہم قیدی ہیں، مناسب نامناسب کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، اور ایسی شکل میں جب کہ بندوقیں بھی ہمارے پاس نہیں۔ اوہو اوئے باز کہاں ہیں؟ کہیں وہ ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہوں۔ خدا جانے، میں نے کہا، لیکن کیا یہ بندوقوں کے استعمال سے واقف ہوں گے؟ بمشکل ہے باز، یہ کافی پسماندہ ہیں، تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے لیے تو بے حد ضروری تھی باز، خاص طور سے اس وقت۔ ان آدم خوروں کے درمیان ہم ان سے کافی مدد لے سکتے تھے، ٹوبو افسوس سے بولا۔ بہرحال اب وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں افسوس سے کیا حاصل؟ یہ بھی ٹھیک ہے، ٹوبو نے گہری سانس لی اور پھر چونک کر بولا، مگر یار وہ… ہاں کہو۔ میں نے تمہارے اندر ایک انوکھی بات محسوس کی ہے، حالات کیسے بھی تھے، میں کبھی اس کے بارے میں پوچھ ہی نہ سکا۔ کیسی انوکھی بات؟ میں نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ ٹوبو کا اشارہ کس انوکھی بات کی طرف ہے۔ زوالہ کی بستی میں لوگوں کے بدن پس گئے تھے۔ یہ کون سی قوت تھی باز؟ اور اس بونے کا کیا ہو گیا تھا؟ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اسے اٹھا کر لے آیا ہو۔ تم سے کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ٹوبو، یہ قوت بھی میرے محسن ہل لین نے دی تھی، اور اس نے میرے ہاتھ میں یہ قوت دی ہے۔